हाय चैटर्स, होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक स्पेशल बैच फॉर मई 2024 के, दैट इज़ फॉर द पेपर नंबर 6 फॉर सी इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दिस इज चेतन रंजन फ्रॉम एडवाइस क्लासेस गेट वाइजर विद एडवाइस। आइए करते हैं शुरुआत विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉम पेपर नंबर 6, राइट। तो अगर हम बात करें कि हमारे सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर हमारे सिलेबस क्या है, आइए उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाएं। तो पहले तो चैप्टर आर द थ्योरी चैप्टर्स, राइट। इनको हम बिल्कुल लास्ट में उठाते हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली एट द वेरी एंड हम इनको उठाते हैं। थ्योरी चैप्टर्स हैं, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, रादर बहुत ही बढ़िया। देन आता है हमारे पास एक चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेशियो एनालिसिस, रेशियोज़ वाला चैप्टर। रेशियोज़ वाला चैप्टर ये वो चैप्टर है जो हम पहले भी करके आ चुके हैं इन आर अकाउंटेंसी बैक इन क्लास 11th एंड 12th आई गेस। तो वहाँ पर हम पढ़ के आए थे किसके बारे में, रेशियोज़ के बारे में। अगर मैं आप लोगों से पूछूं रेशियोज़ का मतलब क्या होता है, तो अगर हम इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहें तो रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर, राइट। एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, आपस में दोनों क्या है, किसी तरीके रिलेटेड है, आपस में दोनों के क्या है, एक संबंध है। जब हम उस संबंध, उस रिलेशन को करते हैं एनालाइज, तो वो रेशियो बन जाती है रेशियो एनालिसिस। अगर हम बात करें वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकली अप्लाइड चैप्टर, अगर आप स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्टेड हो, आप स्टॉक मार्केट्स करते हो, आप उसके अंदर क्या करते हो, एनालिसिस। एनालिसिस भी दो प्रकार की होती है स्टॉक मार्केट में, वन इज़ द फंडामेंटल एनालिसिस, द अदर वन इज़ द टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस का पकड़ते हो हाथ, उसका पकड़ते हो दामन, तो इन सच सिचुएशन आपको रेशियो एनालिसिस करनी पड़ती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। देन आता है कि हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कैंट, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बहुत ही दिमाग लगने वाला, बहुत ही सही चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इधर से हमारे को एक अच्छा खासा 5 से लेकर 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है ही है। देन आता है कि हमारे पास चैप्टर जिसके अंदर भरी पड़ी हैं दब के थ्योरीज, मतलब थ्योरीज ही थ्योरीज, थोड़ा सा इलॉजिकल टाइप का चैप्टर हो जाता है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशंस। बट इधर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हमारे को देखने को मिलते हैं। चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में बताऊँ, एक ओवरव्यू दूँ, व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली मीन्स एक ऐसा गोला, कैपिटल, कैपिटल मतलब द मनी दैट हैज़ बीन रेज्ड बाय द फर्म टू अर्न द मनी। पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। तो हमने किस किस सोर्स से पैसा उठाया, हमारे पास अलग अलग सोर्सेज होते हैं। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, हमारे पास डेट कैपिटल होती है। हमने कितने कितने प्रतिशत, कितनी कितनी कैपिटल से, किस किस सोर्स से उठाए, दैट इज टोल्ड टू अस बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। बहुत ही बढ़िया। देन पूरे सी ए इंटरमीडिएट, पूरे सी ए फाइनल, पूरे सी ए फाउंडेशन, मतलब इंटायर सी ए करिकुलम का सबसे छोटा चैप्टर, दैट इज़ द लेवरेजेस। शॉर्ट येट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार, इतना माशाल्लाह मामा मियाँ टाइप चैप्टर है कि हम इसको देख कर रूह खुश हो जाती है। प्रैक्टिकली अप्लाइड चैप्टर है। अगेन लेवरेजेस का चैप्टर इज़ जस्ट लाइक द रेशियोज़ का चैप्टर। इस इन दोनों चैप्टर्स के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं है। किसी समय ये दोनों चैप्टर्स कंबाइंड होते थे, मर्ज्ड होते थे, बट अलग हो गए हैं अब आज के दिन में। देन आती बात हमारे पास अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑल्सो नोन एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। इन सारी बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्यों, कैसे, कब, क्या हुआ। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का दूसरा नाम इज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकली अप्लाइड चैप्टर सी ए करिकुलम के अंदर। इसके अंदर हमारी रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि हमारा मूड एक बार के लिए हो जाता है ख़राब कि क्यों इतने बढ़िया चैप्टर को इतनी बुरी तरह रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। बट जब हम पढ़ते हैं कुछ इंटरनेशनल करिकुलम सच एस ACCA, CFA, CMA, तो वहाँ पर इस चैप्टर के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस और इतनी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन वाली बातें आती हैं। बट ये सी ए इंटर के अंदर भी ये कुछ अच्छे लेवल के ऊपर हमारे को देखने को मिल जाता है। देन आती बात हमारे पास अबाउट द डिविडेंड डिसीजंस वाला चैप्टर। जस्ट लाइक द कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, डिविडेंड डिसीजन वाला चैप्टर इज ऑल अबाउट वेरियस थ्योरीज बेस्ड ऑन वेरियस एजम्पशंस। बट ये वाला चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को एज कम्पेयर टू दिस चैप्टर, राइट। देन आती बात हमारे पास अबाउट द लास्ट चैप्टर, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं। अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम वेटेज हमारे को कहाँ से देखने को मिलती है, मैक्सिमम वेटेज हमारे को देखने को मिलती है रेशियोज़ वाले चैप्टर से फॉर श्योर। इधर से हमारे को देखने को मिलती है, इधर से भी हमारे को एक क्वेश्चन कंपलसरी वाले देखने को मिल ही जाते हैं, यहाँ पर से भी। रही बात इन दोनों चैप्टर्स की, इन दोनों चैप्टर्स के अंदर इतनी कन्फर्मेशन नहीं होती, बट येस अगेन यहाँ से भी हमारे को क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बट येस ये जो चैप्टर्स हैं रेशियोज़ वाला,
5 नंबर का कन्फर्म, ये 5 नंबर का कन्फर्म, ये 10 नंबर का कन्फर्म, ये 5 नंबर का कन्फर्म इन द कंपलसरी क्वेश्चन, ये 10 नंबर का कन्फर्म। जो कन्फर्मेशन है पहले हम उसको कवर करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा जोर पाएंगे और आगे हम बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, बिकॉज May 24 आने ही वाला है। तो टाइम इतना है नहीं, राइट? टाइम है और नहीं भी है। इट्स ऑल अबाउट आर ब्रेन की थिंकिंग, कहाँ पर हम कैसे सोच रहे हैं, राइट? तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं एक बहुत अलग दुनिया की। इस दुनिया का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक दुनिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट आप लोगों के हिस्से आया, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितना मैं आप लोगों को जानता हूँ, होपफुली आप लोगों ने अभी तक ग्रुप 1 दिया। ग्रुप 1 के अंदर आप लोग अगर नवंबर से आ रहे हैं तो ग्रुप 1 के अंदर आप लोगों ने अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने लॉ के बारे में पढ़ा, आपने टैक्स के बारे में पढ़ा। जब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट, उसके प्रिंसिपल बेसिस व्हाट? अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट हैज़ अ प्रिंसिपल बेस अकाउंट्स। और अकाउंट्स किसके ऊपर चलता है? अकाउंट्स वर्क ऑन वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अब इंडिया हो गई, क्या बात है, राइट? सिमिलरली आप पढ़ क्या है? लॉ। लॉ की बात करें तो लॉ एज अ सब्जेक्ट हैज़ अ प्रिंसिपल बेस ऑफ द वेरियस स्टैट्यूट्स, द वेरियस लॉज दैट हैव बीन फ्रेम्ड, right? The various laws, the various acts, the various statutes, right? और देन आती बात हमारे पास रिगार्डिंग टैक्स। टैक्स एज अ सब्जेक्ट आप उसको पढ़ के, टैक्स का अगेन लॉ या फिर एक्ट या फिर स्टेट्यूट ही उसका क्या है? प्रिंसिपल बेस, बिकॉज टैक्स इज नथिंग बट एन एक्ट। द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, द GST एक्ट, अगेन लॉ ही हमने पढ़ा, राइट? देन आप लोग पढ़ के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। होपफुली सबका वो पेपर बहुत लेंथी था नवंबर के अंदर, बट यस कॉन्करेबल था, कोई चक्कर नहीं, बहुत बड़ी बात करेंगे हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अगेन व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। इट इज़ अ फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी जस्ट लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके अकाउंटेंसी एडवांस अकाउंट्स, राइट? दे वर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज another field. It is what? It is another field of accountancy, राइट? इसका भी प्रिंसिपल बेस अगेन अकाउंट्स हो जाता है और वहाँ पर आप पढ़ के आते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप पढ़ते हैं बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? होपफुली जो बच्चों ने हमारे से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस ली थी तो उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत इन डेप्थ डिस्कशन हम वहाँ पर करके आते हैं उस टाइम पे ऊपर इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर, सत्संग के अंदर, राइट? बट जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, दिस इज़ समथिंग न्यू। Financial management is something new. Financial management as a subject has got its principles या principal basis from the field of finance. अगर हम बात करें इस शब्द की फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आइए इसको तोड़ते हैं, आइए इसको समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल? फाइनेंशियल अगर हम कहें तो फाइनेंशियल मीन्स एनीथिंग और समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसिस। फाइनेंसिस मीनिंग मनी, पैसा, रोकड़ा, रुपया, दुनिया जिसके पीछे, जो हमारे पीछे, पैसा। तो फाइनेंशियल मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, एनीथिंग रिलेटेड टू फंड्स इज व्हाट वी कॉल एज फाइनेंशियल। बट अगर हम कहें बात अबाउट मैनेजमेंट, होपफुली सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते करते हम आए थे कहाँ से? क्लास 11-12 में। वहाँ पर हम पढ़ के आए थे एक सब्जेक्ट नोन एज द बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हमने वहाँ पर पढ़ी थी मीनिंग या फिर डेफिनेशन के बारे में जब करी थी बात, तो हमने पढ़ा था दैट मैनेजमेंट मीन्स द एक्ट, इट इज़ द आर्ट और अ साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। ठीक है ना? बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ के हम क्या बनेंगे? वी विल बिकमिंग फाइनेंशियल, we will be becoming finance managers, the CFOs of a company. अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो हमें क्या करना है? वी हैव टू मैनेज आर फाइनेंसेस। हमने अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है? पैसे की मैनेजमेंट इन द बिजनेस आती 3 लेवल के ऊपर। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस, होपफुली सारे इस बात से एग्री करते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टेकिंग वेरियस डिसीजंस, राइट?
जब आप पढ़ते थे बिजनेस स्टडीज़ के अंदर मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पर आप मैनेजमेंट के अंदर क्या करते थे, बहुत सारे डिसीजन लेते थे. सेम इज़ इन द केस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यू आर ऑल अबाउट टेकिंग वेरियस डिसीजंस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग वेरियस डिसीजंस, बट वहाँ पर प्रिंसिपल बेसिस क्या हो जाती, वहाँ पर प्रिंसिपल बेसिस हो जाते हैं फाइनेंसिस, डिसीजंस एज रिगार्ड्स फाइनेंसिस. आइए करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा. व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हम डिसीजंस ले रहे हैं एज रिगार्ड्स फाइनेंसिस, और हमारे डिसीजंस कितने प्रकार के, देर आर 3 प्रकार के डिसीजंस. वन इज द फाइनेंसिंग decisions. The first decision is the financing decision. The second decision being the investing या फिर capital budgeting decision. Investing decision also known as the capital budgeting decisions, rather popularly known as the capital budgeting decisions. And the third decisions that we take under the financial management is the rather dividend decisions. क्या आप लोगों को कुछ ये शब्द जानने पहचानने से लग रहे हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग या कैपिटल बजटिंग या डिविडेंड, यही हमारे अलग अलग चैप्टर्स के नाम हैं. जी हाँ, फाइनेंसिंग डिसीजंस, द इन्वेस्टिंग और द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, द डिविडेंड डिसीजंस, राइट. तो पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या करना है, हमने करने हैं कुछ डिसीजंस लेने हैं, हमने क्या करनी है, हमने करने हैं कुछ प्लानिंग्स, हमने लेने हैं कुछ डिसीजन मेकिंग्स, राइट. हमने करनी कुछ प्लानिंग, हमने करनी कुछ डिसीजन मेकिंग, एंड उन डिसीजन मेकिंग्स या फिर उन प्लानिंग्स को हम क्लासीफाई करते हैं अंदर 3 मेजर कैटेगरीज, एंड दी 3 मेजर कैटेगरीज आर द फाइनेंसिंग, द इन्वेस्टिंग पॉपुलरली नोन एज द कैपिटल बजटिंग, एंड द थर्ड वन इज द डिविडेंड डिसीजंस. आइए करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन एक एक करके. पहले हम बात करते हैं अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजंस. दिस इंट्रोडक्टरी क्लास इज़ गोइंग टू बी अ सत्संग क्लास. यहाँ पर हम सिर्फ सत्संग करेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे कि हमने आने वाले कुछ समय के अंदर, आने वाले 40 घंटे के अंदर हमने करना क्या. तो अगर हम बात करें अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन, सबसे पहला डिसीजन इज़ द फाइनेंसिंग डिसीजन. व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंसिंग डिसीजन? अगर हम बात करें अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन, तो हम अपने आप से करते हैं एक क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन करते हैं? कहाँ से हम अपने से पूछते हैं कि हमने जो पैसा रेज़ करना है वो कहाँ से रेज़ करना है. देखो, इसको समझो कुछ ऐसे. आइए आपके साथ करते हैं कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस. ये नहीं, यस, दिस वन. इस कैरेक्टर का नाम है लाला जी. लाला जी ने रखी हुई है कुंडी कुंडी मुच्छे, एंड लाला जी इज़ अ बिजनेसमैन, एंड बिजनेसमैन बाय देयर वेरी नेचर आर इविल, राइट. क्या ही बात है. तो दिस इज़ लाला जी. लाला जी ने कुंडी कुंडी मुच्छे रखी और गाना गाते हैं, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਕਰਾਈਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਸੜਦੇ. लाला जी बाय हिज एथेंसिटी, ही इज़ अ मारवाड़ी, एंड ही सेज धंधो साचो बाकी सब झूठो. ठीक है ना. लाला जी इज़ अ ट्रू बिजनेसमैन. उनको क्या है, पैसे से इश्क है, पैसे से मोहब्बत है, और लाला जी के एक वफ़ादार है, बहुत वफ़ादार है. इस व्यक्ति का नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम है छोटू. छोटू, क्या बात है. दिस इज़ छोटू, दिस इज़ लाला जी. आप लोगों को ये 2 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा दिए. आइए इनके बारे में आपको थोड़ी सी प्लॉट बता देता हूँ, इनकी स्टोरी का प्लॉट बता देता हूँ. लाला जी एंड छोटू आर इन अ लव ट्रायंगल. कैसे? लाला जी लव्स मनी, मनी लव्स छोटू, देयरफॉर लाला जी लव्स छोटू. लाला जी पैसे के लालची, जो मनी है वो छोटू के हाथ में आती है. छोटू जहाँ काम करता है वहाँ पर वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रॉस्पर हो जाती है बहुत बुरी तरह. लाला जी लव्स मनी, मनी लव्स छोटू, एंड देयरफॉर लाला जी हैज़ टू लव छोटू, राइट. तो ये सिचुएशन, ये अच्छा सारा लव ट्रायंगल हमारे को देखने को मिल रहा है. छोटू लाला जी पे अपनी जान छिड़कते हैं, लाला जी पैसे पर अपनी जान छिड़कते हैं, और पैसा लाला छोटू पर अपनी जान छिड़कता है. ठीक. तो लाला जी इज़ द ओनर, छोटू इज़ लाला जी का वफ़ादार. ठीक. और ये है हमारे पास एक छोटी सी सिचुएशन.
सबसे पहले हमारे पास आई बात रिगार्डिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। लाला जी ने डिसाइड किया मैं करूँगा एक बिज़नेस की शुरुआत। मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा एक बिज़नेस की शुरुआत, मैं खोलूँगा एक फैक्ट्री। ठीक, ये लाला जी की अभी बातें ड्रीम्स के अंदर चल रही हैं। लाला जी इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। लाला जी इज़ व्हाट? लाला जी इज़ थिंकिंग अबाउट ओपनिंग अ फैक्ट्री। ठीक, फैक्ट्री ड्रीम से रियलिटी में कब रियलाइज़ होगी? ये रियलिटी कब बनेगी? ये रियलिटी तब बनेगी जब लाला जी इस फैक्ट्री के लिए डालेंगे कुछ पैसा। ठीक, लाला जी क्या करेंगे? जब इस फैक्ट्री के लिए डालेंगे कुछ पैसा, से फॉर एग्ज़ाम्पल इस फैक्ट्री को तैयार होने में लग जाएंगे हमारे रुपीज़ 100 CR, 100 करोड़ रुपए की फैक्ट्री होगी तैयार। बहुत बड़े लेवल की फैक्ट्री है। लाला जी को आप छोटी मोटी शेयर समझो ना। ठीक, लाला जी ने क्या किया? लाला जी ने पहले अपनी जेब खोली, जेब के अंदर से निकल गए 40 CR। क्या बात है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है लाला जी, पहली मैं आपको बता रहा हूँ। लाला जी की जेब से निकल के 40 CR, राइट। तो 100 CR के अंदर से 40 CR का तो अरेंजमेंट हो गया। बाकी बचे कितने? 60 CR, 60 करोड़ रुपीस। अब लाला जी ने क्या करा? लाला जी ने कहा, लाला जी ने बुलाया अपने वफादार छोटू को। छोटू, लाला जी ने कहा, देखो भाई छोटू, आई लव यू बट आई लव मनी मोर। ठीक है, मुझे पैसा प्यारा है। अगर छोटू भाई देखो, अगर थोड़े समय के अंदर, अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ अगर तुम 60 करोड़ का अरेंजमेंट नहीं कर पाए तो ये समझ लो कि मेरे अगले शब्द होंगे बाय बाय छोटू। ये सुनकर छोटू जो है वो घबरा गए। छोटू जो है वो घबरा गए। छोटू की आंखों से आंसू निकलने लग गए, बिकॉज छोटू बाय हार्ट लव्स लाला जी। ठीक, अब छोटू को क्या करना है? छोटू को करना है 60 करोड़ रुपीज़ का अरेंजमेंट। छोटू ने लाला जी को खोना नहीं चाहते थे, तो छोटू चले गए कहाँ पर? छोटू डिसाइडेड टू गो टू अ बैंक। छोटू कहाँ चले गए? छोटू चले गए बैंक में, और बैंक से छोटू ने अरेंज कर लिया कितने का? से फॉर एग्ज़ाम्पल छोटू ने अरेंजमेंट कर लिया कितने का? 30 करोड़ रुपीज़ का, राइट। 30 करोड़ रुपीज़ का अरेंजमेंट हो गया। अभी भी 30 करोड़ रुपीज़ हमारे पास रहते हैं जिसका अरेंजमेंट करना है, राइट। छोटू के लिए लाला जी इज़ मोर देन 30 करोड़ रुपीज़। छोटू ने क्या कहा? मैं किसी भी तरीके 30 करोड़ रुपीज़ का करूँगा अरेंजमेंट। छोटू कहाँ चले गए? छोटू चले गए इन द मार्केट। छोटू कहाँ चले गए? इन द मार्केट। पब्लिक के पास जाकर क्या कहते हैं? पब्लिक 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 मतलब आम जनता, हम लोग हमारे पास आके कहते हैं पब्लिक पब्लिक, जनता जनता, दुहाई हो। क्या हो? दुहाई हो, मुझे चाहिए क्या? 30 करोड़ रुपीज़, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव लाला जी। मुझे चाहिए 30 करोड़ रुपीज़ बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव लाला जी। मैं लाला जी से बिछड़ना नहीं चाहता हूँ। आई रियली लव हिम। पब्लिक को ये इमोशनल स्टोरी सुन के बड़ा रोना आया। आउट ऑफ सिंपैथी उन्होंने कहा कि हम आपको 30 करोड़ रुपीज़ तो देंगे, बट बदले में आप हमारे को क्या दोगे? बदले में छोटू ने लाला जी से करा सलाह मशवरा, और फाइनली आके पब्लिक को कह दिया, कोई बात नहीं, आप मेरे को 30 करोड़ रुपीज़ दो और बदले में मैं आपको कंपनी की ओनरशिप दे दूँगा। मैं मतलब लाला जी, ठीक है। हम क्या दे देंगे? हम आपको बदले में दे देंगे ओनरशिप, ठीक है ना। हम आपको दे देंगे बदले में क्या? ओनरशिप। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 लेवल के ऊपर हमारे फंड्स अरेंज हुए। इन 3 लेवल्स के ऊपर जो हमारे फंड्स अरेंज हुए, फर्स्ट 40 करोड़ वाज रेज्ड फ्रॉम द सेविंग्स ऑफ लाला जी। फ्रॉम द जेब ऑफ लाला जी, लाला जी ने अपनी जेब करी ढीली और 40 करोड़ रुपीज़ लाला जी की जेब में आके गिरे। सो लाला जी के जेब से बिजनेस में आके गिरे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज सेविंग्स। हमारी सेविंग्स जब हम बिजनेस में डाल दें उसे हम क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। देन आती बात हमारे पास रिगार्डिंग द नेक्स्ट 30 करोड़। नेक्स्ट 30 करोड़ हमने कैसे लिए थे? हमने कुछ ना कुछ इस बैंक के पास जाके गिरवी रखवाया, और बदले में हमारे को बैंक ने क्या कहा कि तुम ले जाओ क्या? पैसे ऑफ 30 करोड़ रुपीज़, और बदले में हमारे को दे देना कुछ ब्याज। सो दिस वाज व्हाट वी कॉल एज द डेट कैपिटल, राइट। और तीसरी हमारी बात हमने रेज़ करा कहाँ से?
हमने पब्लिकली गए और पब्लिकली हमने अपने शेयर्स दाव पे रखे, लोगों को बांट दी ओनरशिप, और ओनरशिप के बदले हमने ले लिया पैसा. दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट. तो हुआ क्या, हमारे को ये तो पता था कि हमारे को कितना पैसा चाहिए, हमें पता था हमारे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, बट 100 करोड़ रुपए हमारे को कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए, कितना कितना कहाँ से चाहिए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द फाइनेंसिंग डिसीजन. तो फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करता है, कहाँ से पैसा तो हमारे को चाहिए, पैसे का सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आना है, दैट इज टोल्ड टू अस बाय द फाइनेंसिंग डिसीजंस, राइट. देन आती है हमारे पास बातचीत रिगार्डिंग द नेक्स्ट डिसीजन, दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. आइए करते हैं इसके ऊपर भी डिस्कशन जल्दी से. इन्वेस्टिंग डिसीजंस, जैसे हमारे को फाइनेंसिंग डिसीजंस बताते थे कहाँ से, इन्वेस्टिंग डिसीजंस हमारे को बताते हैं कहाँ पे या कहाँ पर. इन्वेस्टिंग डिसीजंस से कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हमें बताते हैं कहाँ पर, राइट. फाइनेंसिंग डिसीजंस हमारे को बताते हैं कहाँ से, इन्वेस्टिंग डिसीजंस हमारे को बताते हैं कहाँ पे या कहाँ पर. आइए वापस आते हैं. अब किसी ना किसी तरीके 100 करोड़ रुपए का हो गया अरेंजमेंट, 40 करोड़ रिटेन्ड अर्निंग से, 30 करोड़ डेट से और 30 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल से. तो अब लाला जी की जो कंपनी है, लाला जी का ये जो बिज़नेस है, इसके अंदर 100 करोड़ रुपए तो आके खड़े हो गए, राइट. अब फैक्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ तो करेंगे, राइट. 100 करोड़ रुपए बैंक में थोड़ी जमा कराने, 100 करोड़ रुपए हमारे को बिज़नेस में लगाने, और बिज़नेस में लगाने के लिए हमारे पास होती हैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. क्या ये बात सबको पता है? हमारे पास क्या होती है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. तो सेम लाला जी का केस था, लाला जी के पास भी 3 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ गई. से फॉर एग्जांपल एक तरफ लाला जी के पास आया कि वो क्या करें, वो प्रोडक्ट ऑफ से फॉर एग्जांपल वो इलेक्ट्रिक कार्स बना के बेचना शुरू कर दें, जस्ट लाइक टेस्ला, टाटा मोटर्स, राइट. ऐसे ऐसे काम धंधे के अंदर उतर जाए. या फिर वो क्या करना स्टार्ट कर दें, वो माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर उतर जाए, ठीक. या फिर वो मोटा भाई बन जाए, पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्री के अंदर अपना हाथ जमा लें, ठीक है, रिलायंस की तरह पेट्रोकेमिकल. 3 ऑप्शंस थे लाला जी के पास. लाला जी ने इन 3 ऑप्शंस के अंदर, सारी ऑप्शंस तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, फॉर श्योर नहीं कर सकते. ऐसा क्यों? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी होपफुली. तो इकोनॉमिक्स के अंदर एक बात होती थी कि दैट स्कार्स रिसोर्सेज होते थे और वांट्स होती थी अनलिमिटेड. रिसोर्सेज होते थे स्कार्स, वांट्स होती थी अनलिमिटेड. और रिज़ल्ट क्या होता था उसका, और रिज़ल्ट होता था उसका कुछ ऐसा कि in order to obtain or gain one we have to sacrifice the another opportunity, right. ऐसा ही कुछ होता था. हमारे पास लिमिटेड सा पैसा है, 100 करोड़ रुपए ही है. अब इस 100 करोड़ को हमारे को किसी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लगाना है, एक या दो, सारों में फॉर श्योर नहीं लगा सकते. अगर ऐसा होता तो आज हमारे पास अनलिमिटेड फंड्स होते, आज हम इतने अमीर होते कि कोई सोच ही नहीं सकता, ठीक है ना. तो पैसे की कमी हर किसी को होती, बी इट मोटा भाई, बी इट द ग्रेट लेजेंड हर्षद मेहता, बी इट राकेश झुंझुनवाला, बी इट एनीवन, राइट. तो पैसे की कमी एक लेवल के ऊपर हर किसी को होती है, स्कार्स रिसोर्सेज है, वांट्स अनलिमिटेड है. तो हमने क्या करा, हमारे पास अब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी. वी कैन ईदर गो विद ऑप्शन 1, 2 और 3, राइट. वी हैड टू चूज़ बिटवीन द 3 ऑप्शंस. तो ये हम जो चूज़ करेंगे, ये जो हम डिसाइड करेंगे कि हमने किस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ जाना है, किसके साथ जाना है, किसको त्यागना है, दैट इज़ टोल्ड टू अस बाय द इन्वेस्टिंग डिसीजंस, द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और ऑल्सो नोन एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, रादर पॉपुलरली नोन एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. अगर हम बात करें इनको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्यों कहते हैं, आइए इसके ऊपर करते हैं छोटा सा वार्तालाप. कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? जस्ट अभी नॉर्मल टर्म्स की बात हो रही है, आप लोगों से ना फॉर्मूलाज पूछे जा रहे हैं, ना कुछ कंफ्यूज किया जा रहा है, जस्ट आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटल. बिजनेस में हम किस पर्पज़ से उतरते हैं? बिजनेस में हम उतरते हैं पैसा कमाने के पर्पज़ से, राइट. आप बिजनेस करते हो किस पर्पज़ से करते हो कि आप लोगों ने क्या करना है, पैसा कमाना है. पैसा कमाने के लिए पैसा
लगाना पड़ता है, राइट। तो जो पैसा कमाने के लिए हमने पैसा लगाया, जो पैसा कमाने के लिए हमने पैसा लगाया, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड। द फंड्स इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज व्हाट वी कॉल एज कैपिटल, ठीक। तो कैपिटल बजटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय बजटिंग? अब फेब आने वाला, बजट का समय बहुत नज़दीक है, राइट। फेब आने वाला, बजट का समय बहुत नज़दीक है। वैसे भी आप लोगों ने घर पे भी ये बात कई बार सुनी होगी, बजट में रह के खर्चा करो, बजट में रहो। हम पूछ लेते हैं, अगर हम किसी से करते हैं आपका कितना बजट है, दुकानदार हमारे से पूछ लेते हैं आप बताओ आपका कितना बजट है, मैं उस हिसाब से दिखा दूँगा। बजट का मतलब क्या होता है? बजट बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो कि हमें बताती है हमारा इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, इन शब्दों के ऊपर गौर करना। इन द नियर फ्यूचर हमारी ये इनकम होगी और ये हमारा खर्चा होगा, यही होता है बजट। हम एस्टिमेट करते हैं, हम प्रोजेक्ट करते हैं कि हमारा इतना खर्चा और इतनी इनकम होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट आर फ्यूचर, ठीक है ना। बजटिंग मतलब प्रोजेक्टिंग, मतलब प्रिडिक्टिंग। बजट मतलब ये हो गया, बजटिंग मतलब व्हाट डू यू मीन बाय बजटिंग? बजटिंग मीन्स प्रोजेक्टिंग, प्रिडिक्टिंग। बजटिंग मीन्स प्रोजेक्टिंग या फिर प्रिडिक्टिंग या फिर एस्टिमेटिंग, ठीक। तो क्या होता है कुछ ऐसा कि हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जब हम इस चैप्टर तक पहुंचेंगे तब आप लोगों को रियलाइज़ होगा दैट हम क्या कर रहे हैं। हमारे को कुछ नहीं पता अबाउट द पास्ट, हमारे को कुछ नहीं पता अबाउट द प्रेजेंट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द अनसर्टेन फ्यूचर। हम अनसर्टेन फ्यूचर को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम अनसर्टेन फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके अंदर, उस अनसर्टेन फ्यूचर के अंदर जो हमारे कैश फ्लोज वगैरह होंगे, हम उन्हें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम उन्हें एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस करके इस चैप्टर का नाम पड़ जाता है हमारा क्या? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, राइट। ठीक है, थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अभी होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट इतने अच्छे से नहीं भी समझ आएगा, बट यस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सत्संग चल रहा है, बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। देन आती बात हमारे पास अबाउट द थर्ड पॉइंट, द थर्ड डिसीजन, द फाइनल द डिविडेंड डिसीजंस। द डिविडेंड डिसीजंस। तो डिविडेंड डिसीजंस होते क्या? हमें पता लग गया कहाँ से पैसा उठाना है, हमें पता लग गया कहाँ पर पैसा लगाना। पैसा उठाया, पैसा लगाया, पैसा उठाया, पैसा लगाया, अब हमने पैसा कमाया, ठीक है। यहाँ पर जो हमने पैसा कमाया उसे हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे। जब हमारे कैसे का क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, उस डिसीजन को हम कहते हैं क्या? डिविडेंड डिसीजन। जो हमने पैसा कमा लिया, जो हमने पैसा कमा लिया, हमने उसे अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जब क्वेश्चन का आंसर होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द डिविडेंड डिसीजन, ठीक। आइए वापस करते हैं इसके ऊपर बातचीत। लाला जी ने से फॉर एग्जांपल डिसाइड किया दैट हम जाएंगे थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक बात के ऊपर, हम जाएंगे ई कार्स के ऊपर, पेट्रोल कार्स वैसे ही अब ख़त्म हो रही है इन द नियर फ्यूचर। लाला जी ने डिसाइड कर दिया दैट आई विल बी गोइंग विद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वन, दैट इज़ ई कार्स। फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर इतना रहा नहीं, ठीक। लाला जी की ये सोच, लाला जी चले गए ई कार्स के साथ, राइट। लाला जी ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए इन ई कार्स, 100 करोड़ रुपए लगाए। इन द नियर फ्यूचर लाला जी ने रिटर्न अर्न कर ली उससे आफ्टर 1 ईयर, उसके ऊपर 50 करोड़ रुपीज़ की। क्या बात है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाला जी की थी 50%। 100 करोड़ लगा के 50 करोड़ कमा लिए, ठीक। लाला जी ने क्या कर लिया? 50 करोड़ की कर ली कमाई। बहुत ही खुश लाला जी, बट ये खुशी ज़्यादा देर तक चली नहीं, क्योंकि सर्टेन अमाउंट तो इंटरेस्ट की फॉर्म में उनको देना पड़ेगा,
और इक्विटी शेयर कैपिटल वाले, इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या वो चुप बैठेंगे? वो डिमांड करेंगे डिविडेंड। ये तो चलो पक्की पेमेंट है, डेट तो देना ही पड़ेगा नो मैटर वट। बट अगर हम बात करें अबाउट द इक्विटी शेयर कैपिटल, अबाउट द इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो उनको क्या जाती है? उनको जाती है फ्लक्चुएटिंग पेमेंट, उनको जाता है एक इक्विटी डिविडेंड विच इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक, तो लाला जी को क्या करना है? लाला जी को डिसाइड करना है कि कितना पैसा आउट ऑफ दिस 50 करोड़, कितना पैसा आउट ऑफ दिस 50 करोड़ की जो हमारी कमाई है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, एंड कितना पैसा, कितनी कमाई, कितनी हमारा पोर्शन ऑफ दिस 50 करोड़ विल बी रिटेन्ड बैक टू द बिजनेस, रिटेन्ड अर्निंग्स। याद है बचपन में हम पढ़ते थे द प्लोड बैक प्रॉफिट्स, जो पैसा हम वापस से बिजनेस के अंदर डाल देते हैं, वापस से हम क्या कर देते हैं? री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो लाला जी को एक ऐसा लेवल डिसाइड करना पड़ेगा आउट ऑफ दिस 50 करोड़। 50 करोड़ के होंगे दो हिस्से, 50 करोड़ के होंगे दो हिस्से, वन इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, द अदर वन इन फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो लाला जी को एक ऐसा लेवल डिसाइड करना पड़ेगा कि जिसके ऊपर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स भी नाराज़ ना हो, वो ये ना कहें कि हमारे को तो डिविडेंड ना मात्र मिला है, ये तो ना बराबर डिविडेंड है, तुमने सारा पैसा बिजनेस में वापस से रिटेन कर लिया, ये तो गलत बात है, हमारे को पैसा चाहिए। और ना ही ऐसा हो कि हमारे पास सेविंग्स इतनी रहे ही ना कि हम बाद में जाके इन द नियर फ्यूचर परेशान। तो कितना पैसा हमने रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में रखना है, कितना पैसा हमने डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, दैट इज़ टोल्ड टू अस बाय द डिविडेंड डिसीजंस, दैट इज़ टोल्ड टू अस बाय द डिविडेंड डिसीजंस। तो ये थी हमारी बातचीत अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी क्या प्रिंसिपल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या डिसीजंस लेते हैं, क्या क्या डिसीजंस हमारे लेने बनते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस वाज ऑल अबाउट इट। होपफुली सबको यहाँ तक क्लैरिटी है। एक बार पॉज कर करके सारी नोटिंग आप लोग कर लेंगे, राइट? बहुत ही बढ़िया। देन आइए हम करते हैं कुछ एक ख़तरनाक बातचीत जिसके अंदर आप लोगों का दिमाग एक बार के लिए ऐसा हो सकता है ऐसे कैसे, एक बार आप लोगों को अपने मन से सवाल आ सकता है ऐसे कैसे। तो आइए करते हैं कुछ खौफनाक, कुछ बढ़िया बढ़िया बातें जो आप लोग अभी तक होपफुली गलत पढ़ रहे थे और उससे आप खुश हो रहे थे गलत पढ़कर, बट ऐसा रियलिटी में नहीं था। आइए देखते हैं, करते हैं बातचीत, करते हैं अपने दिमाग को एक बार एक अलग लेवल तक विकसित। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सर्टेन कैंट बातें। ठीक, आइए करते हैं डिस्कशन। आप लोगों को पता है दैट अगर हम शेयर्स को बांटना चाहें तो शेयर्स हमारे ब्रॉडली दो लेवल्स पे क्लासीफाई होते हैं। शेयर्स हमारे दो लेवल्स पे क्लासीफाई होते हैं। वन इज़ द, रादर हम शेयर कैपिटल लिख देते हैं, वो बेटर रहेगा। शेयर कैपिटल को अगर हम बांटना चाहें तो हमारी दो लेवल के ऊपर बढ़ती है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द शेयर्स। एक होती है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर आपके मन से निकला ऑथराइज्ड इशूड, वो अलग टाइप की बात हो रही है, वो उसके अंदर की कैटेगरीज हैं। बट मेजर कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द शेयर्स इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब मैं आप लोगों से करूँगा सवाल, यहाँ पर हो सकती है बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी। तो मैं आप लोगों से कर रहा हूँ एक सवाल, मैंने आप लोगों से करा क्वेश्चन, जो आपके मन में पहला आंसर आए बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपका दिमाग बोले वो आपके ज़ुबान के ऊपर होना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। एंड में क्वेश्चन मार्क। मेजॉरिटी ने यहाँ पर इसका आंसर दिया है क्या? मेजॉरिटी ने इसका आंसर दिया है ओनर्स ऑफ द कंपनी आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। आप लोगों में से मैक्सिमम ने कहा दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है ये है गलत, ये है इनकरेक्ट, या फिर मैं इसे कह दूँ दैट इट इज़
पार्शली करेक्ट। ये पूरी तरह इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, ये आधी इन्फॉर्मेशन ठीक है। ये बात 100% गलत है दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर सोनली द ओनर्स ऑफ द कंपनी। आइए करते हैं इसके ऊपर एक गहरी डिस्कशन। तो एक बार के लिए हमारे बेसिक्स होंगे यहाँ पर से थोड़े से हिलेंगे। बहुत सारे बच्चे भी इस सिचुएशन के अंदर हैं कि मेरे को बीप बीप कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे कैसे, ऐसे इसलिए आइए करते हैं बातचीत क्योंकि हमारी बेस कमज़ोर थी और कोई रीज़न नहीं इसके पीछे। तो जब हम बात करते हैं अबाउट इक्विटी शेयर कैपिटल, आइए एक बार इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बातें लिख लेते हैं, इनके फीचर्स लिख देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल वाले जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनको मिलते हैं फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनको फॉर श्योर नहीं मिलता, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स का दूसरा नाम क्या होता है, ये आप सारी बातें नोट डाउन करेंगे। बेसिक्स से हम बहुत कैंट बातें करेंगे। अब जैसे ये तो बेसिक सी बात थी, अब एक बहुत कैंट बात आ रही, AKA ऑल्सो नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट। इक्विटी शेयर कैपिटल का दूसरा नाम इज द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल या फिर कॉमन इक्विटी या फिर कॉमन stock. These are the various other names, these are the various alternate names when it comes to the equity share capital. ठीक। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम बात करें ऑन द कॉन्ट्ररी, प्रेफरेंस डिविडेंड वाले जो होते हैं दे आर फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड। और दूसरी अगर हम बात करें इसके अंदर, ऑल्सो नोन एज प्रेफर्ड इक्विटी। ऐसे कैसे, फिर फ़र्क ही क्या रह गया इन दोनों के बीच में, फिर फ़र्क ही क्या रह गया इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, अगर दोनों की दोनों क्या है, इक्विटी। आइए इसके ऊपर करते हैं डिस्कशन। अगर हम लिटरल टर्म्स में चले जाएं, लिटरल टर्म्स मतलब इंग्लिश के अंदर, लिटरल इंग्लिश के अंदर चले जाएं, लिटरल इंग्लिश वोकैबुलरी में चले जाएं, तो इक्विटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी व्हेन इट कम्स टू लिटरल इंग्लिश वोकैबुलरी। व्हेन इट कम्स टू लिटरल इंग्लिश वोकैबुलरी, इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का तात्पर्य होता है, इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। अगर हम बात करें अबाउट द इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उनके पास जो ओनरशिप होती है वो होती है ऑर्डिनरी, वो होती है कॉमन, वो होती है आम। कोई स्पेशल ओनरशिप एंजॉय नहीं करते कौन, इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट व्हेन इट कम्स टू द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, व्हेन इट कम्स टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दे टू आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनके नाम के अंदर ही लिखा हुआ है दे आर द इक्विटी, दे आर द ओनर्स। उनके पास ओनरशिप राइट्स होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, ओनरशिप राइट्स होते हैं, बट जो उनकी ओनरशिप है इट इज़ अ प्रेफर्ड वन। आइए इसको समझते हैं कुछ इस प्रकार से। एक राजा, राजे के 2 बेटे, ठीक। एक है बड़ा बेटा, एक है छोटा बेटा, ठीक। एक है बड़ा बेटा, एक है छोटा बेटा। बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा इसको प्यार नहीं मिलता, बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिलता इन फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड, बट उसको क्या मिलती है, उसको मिलती है राजगद्दी, उसको मिलती है क्या, ओनरशिप। उसको क्या मिलती है, राजगद्दी, उसको मिलती है ओनरशिप। प्राइमरीली ही इज़ द हकदार ऑफ द राजगद्दी। प्राइमरीली, ध्यान देना इस शब्दों के ऊपर, प्राइमरीली ही इज़ द हकदार ऑफ द राजगद्दी। तो क्या होता है, जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं, जो इक्विटी स्टॉक होल्डर्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले होते हैं, जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वाले होते हैं, ऑर्डिनरी स्टॉक होल्डर्स होते हैं, दे आर द प्राइमरी ओनर्स ऑफ द कंपनी। दे आर व्हाट, दे आर द प्राइमरी ओनर्स, ठीक है। पहला हक ऑन द ओनरशिप किसका होता है, ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। देन आती बातचीत हमारे पास अबाउट द राजा का छोटा बेटा। इसको प्यार तो बहुत मिलता है, पक्का डिविडेंड मिलता है, हर साल लगातार सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड ये इंजॉय करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ओनरशिप,
व्हेन इट कम्स टू राजगद्दी, इनको क्या कह देती है, बाय बाय। अगर बड़ा भाई किसी कारणवश ना रहा तो आपको मिलेगी ओनरशिप, आपको मिलेगी राजगद्दी। दे टू आर द ओनर बट दे enjoy द सेकेंडरी ओनरशिप, दे आर द सेकेंडरी ओनर्स ऑफ द कंपनी। बट क्या इससे ये प्रूव हो गया कि वो ओनर नहीं है? फॉर श्योर ये प्रूव नहीं हुआ। फॉर श्योर ये प्रूव हो गया दैट दे आर द सेकेंडरी ओनर्स, बट स्टिल दे आर द ओनर्स ना, दे आर द इक्विटी ना। ठीक, तो ये बात हमारे को पता लगती है इस बात के ऊपर जब हमारी होती है डिस्कशन रेशोज़ के चैप्टर की। रेशोज़ के चैप्टर के अंदर हमारी जब डिस्कशन होती है ऑन द प्रोप्राइटरी रेशो, तब हमारे बच्चों को यहाँ पर कोई इशू नहीं आता। बट येस फॉर श्योर कई बच्चे यहाँ पर भड़क जाते हैं। भड़कना नहीं है, समझना है। ठीक, ओनरशिप होती है दो प्रकार की, वन इज़ द प्राइमरी ओनरशिप, द सेकेंडरी ओनरशिप। प्राइमरी ओनरशिप इज एंजॉयड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड सेकेंडरी ओनरशिप इज एंजॉयड बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्या हम ये कह सकते हैं दैट ओनली द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? फॉर श्योर हम ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कहेंगे। और अगर कहेंगे तो पाप लगेगा, और आप पापी फॉर श्योर नहीं बनना चाहते, राइट। तो अगर हम बात करें, ओनर्स ऑफ द कंपनी आर द बोथ, प्रोप्राइटर्स ऑफ द कंपनी आर द बोथ, मालिक पार्टी ऑफ द कंपनी आर द बोथ, बट प्राइमरी ओनरशिप rests with the equity share capital, the equity shareholders, and the secondary ownership rests with the preference shareholders, right? तो होपफुली आप लोगों को ये बातें क्लियर हुई, आपको ये ऑल्टरनेट नेम्स याद हुए। ये ऑल्टरनेट नेम्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसके साथ हम एक लगा देंगे हैंडी हैंड, CA इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जहाँ जहाँ ऑल्टरनेट नेम्स दिखे वहाँ पर आप लोगों के ऐसे हैंडी हैंड्स बन जाने चाहिए, लग जाने चाहिए फॉर श्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर, इतने इंपॉर्टेंट कि इसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म होती नहीं। ठीक, होपफुली सबको ये बातें समझे। आगे करते हैं बातचीत। आगे हम एक और ऐसी दिल दहला देने वाली, भड़कने वाली बात कर देंगे। अभी तक एज ऑफ नाउ क्या हो रहा था? अभी तक हो रहा था कुछ ऐसा दैट हम कह देते थे दैट इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे थे, हम इतनी कोई परवाह करते ही नहीं थे। मैं आपसे पूछता था शेयर कैपिटल कितने प्रकार की, आप कहते थे एक प्रेफरेंस, दूसरी इक्विटी। ऐसा नहीं होता। होता क्या फ़र्क है? आप इक्विटी और इक्विटी शेयर कैपिटल को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे थे, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा था, बट वो था आपका बचपना। अब आप हो चुके मैच्योर, आप CA इंटर के अंदर आ चुके, आप सून CA फाइनलिस्ट बनने वाले, और सून आप CA बनने वाले, राइट। आप ग्रुप 1 क्लियर कर चुके हैं मोस्ट ऑफ़ यू, और ग्रुप 2 की प्रिपरेशन है। मई के बाद आर्टिकलशिप में चले जाओगे। मैच्योरिटी लेवल नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। तो क्या इक्विटी और इक्विटी शेयर कैपिटल सेम है? बड़ा ना, एक मोटा सारा ना है इस बात के साथ। इक्विटी एंड इक्विटी शेयर कैपिटल आर टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आइए करते हैं इस बात के ऊपर भी डिस्कशन। आज तक हमने इसको जैसे मर्जी करा, बट अब आगे हम इसको बड़े ध्यान से, बड़ी सोच समझ के इन बातों को बोलेंगे, बहुत सोच समझ के इन बातों को करेंगे। आइए देखते हैं इक्विटी का मतलब क्या होता है। What do you mean by equity? Equity is the sum total of equity share capital plus the preference share capital। जी हाँ, सही सुना आपने। इक्विटी के अंदर नॉट जस्ट द इक्विटी शेयर कैपिटल बट ऑल्सो द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों आते हैं। और जहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके साथ साथ हमारे क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी फॉर श्योर है, राइट। तो इस चीज़ का आप लोगों ने रखना है अच्छा खासा ध्यान, दैट इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका टोटल इज व्हाट वी कॉल एज इक्विटी। तो अभी तक जो आप कर रहे थे वो कितना गलत कर रहे थे। आप इक्विटी को इक्विटी शेयर कैपिटल कह देते थे, कितनी गलत बात है, कितनी मतलब खुंदक वाली बात है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ द टर्म इक्विटी। Equity share capital is one just small part of the entire big term, a bigger, the broader level की चीज़ of equity. Equity share capital is just one small term of the a broader concept that is equity. ठीक, तो होपफुली आप लोगों को ये बात भी क्लियर है। ठीक, बहुत ही बढ़िया। देन एक लास्ट बातचीत जैन हम आज के सत्संग को करेंगे और ठीक। तो अभी तक आप लोग पढ़ते आए थे क्या, आप लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं, वहाँ पर आप एक P&L अकाउंट बनाते थे, वो अकाउंटिंग P&L था। बट व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस का P&L बनता है कुछ अलग, द फाइनेंशियल
P&L, द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग P&L आप अलग बना के आए थे। फाइनेंशियल P&L की अगर हम करें बातचीत, जिसको हम प्यार से कह देते हैं फाइनेंस का मास्टर फ्लो। अगर जिसको ये समझ आ गया, जिसको ये आ गया, उसको एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर समझ आ, मतलब कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट समझ आ गया। जस्ट आपको इसको समझना है, उसके बाद आप कोई भी चैप्टर कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए करते हैं बातचीत। सबसे पहले आती है हमारे पास क्या, सेल्स। सेल्स का दूसरा नाम टर्नओवर, राइट। सेल्स का तीसरा नाम रेवेन्यू, इसका चौथा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहले हमारे पास आई सेल्स। सेल्स के अंदर हम क्या माइनस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं तो खर्चे माइनस करते हैं। खर्चे भी हमारे दो प्रकार के बट जाते हैं मेजरली। दो प्रकार के खर्चे होते हैं हमारे, वन इज़ द क्या, वन इज़ द वेरिएबल कॉस्ट, द अदर वन इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट। तो सबसे पहले हम क्या रिड्यूस करेंगे, सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे हमारी क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले हम क्या रिड्यूस कर देंगे, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जिन बच्चों ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उनको ये बात पता है दैट सेल्स में से जब TVC द टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है, हमारे पास एक चीज़ बचती है जिसे हम क्या कहते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन। बट अगर अभी तक आपने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, आप लोगों को ये बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस करने से हमारे पास जो फिगर बचती है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल वेरिएबल, उसे हम बोलते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन। हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, अब हम माइनस करेंगे क्या, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो चुकी है माइनस, हमने टोटल कंट्रीब्यूशन अचीव कर लिया। अब टोटल कंट्रीब्यूशन में से हम रिड्यूस कर देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस करने से हमारे पास जो चीज़ बची उसे हम क्या कहते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT। अब सुनेंगे इसके बढ़िया वाले नाम, अब सुनेंगे इसके बढ़िया वाले नाम। इनके दूसरे नाम क्या होते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग, इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम। पहले इसको सुनेंगे, मेरे साथ समझेंगे, देन इसको लिखेंगे पॉज करके। पहले इधर ध्यान देंगे, हमारे पास थी क्या, सेल्स। सेल्स के दूसरे नाम इस टर्नओवर, रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें से हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, हमने अचीव कर ली टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन में से जैसे ही हमने माइनस करा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, हमने क्या अचीव कर लिया, EBIT द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT हमने अचीव कर लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट द ऑपरेटिंग इनकम एंड द नेट ऑपरेटिंग इनकम। ये सब हरकतें करने के बाद हम कहाँ पर पहुँच गए, हम पहुँच गए EBIT तक। EBIT में से अब हमने क्या माइनस करना है, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स ये है बट इट इज़ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट भी एक खर्चा, टैक्स भी एक खर्चा। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को करेंगे माइनस। हम पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट को करेंगे माइनस। ऐसा करने से हमारे पास क्या अचीव हुआ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसका एक और नाम प्री टैक्स प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी तक टैक्स रिड्यूस नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, राइट। देन हम क्या करेंगे, देन हम माइनस कर देंगे टैक्स, एंड टैक्स is charged as a certain percentage of EBT। तो इनकम टैक्स के अंदर आप टैक्स कैसे निकालते थे, वो एक बहुत ब्रॉड लेवल था, बहुत बड़ी बात थी, उसके ऊपर हम जाएंगे नहीं, ठीक है ना, दिमाग ख़राब करने वाली बात थी। बट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास आया EBT ऑफ 100, हमने कह दिया टैक्स रेट है 50%, तो हम क्या करते हैं, हम इस टैक्स रेट ऑफ 50% को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस EBT के साथ, जो हमारे पास फिगर आती है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स। तो टैक्स इज़ व्हाट, इट इज़ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ EBT, जस्ट एज सिंपल एज इजी एज दैट, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत छोटी बात नहीं, जस्ट बेसिक सी बात, राइट। जब हमने EBT में से टैक्स को करा माइनस, हमने क्या अचीव कर लिया, हमने अचीव कर लिया पैट, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग्स
आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, इसी प्रॉफिट को हम कहते हैं द नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट जैसी शब्द हमने कहाँ पर प्रयोग किए थे, नेट प्रॉफिट जैसे शब्दों का प्रयोग किया था हमने अकाउंटेंसी के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, राइट। इसके अंदर से अब क्या रिड्यूस होगा, अब हमारे पास आ गया है ईट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, सारे खर्चे हो चुके हैं माइनस हमने नेट प्रॉफिट अचीव कर लिया। हमने बाहर के लोगों को पे कर दिया, राइट, हमने सरकार को पे कर दिया, सरकार भी बाहर की, ठीक है, हमने बाहर के लोगों को पे कर दिया। अब हम किसको पे करेंगे, नाउ वी विल बी पेइंग द ओनर्स ऑफ द कंपनी। एंड ओनर्स के अंदर से सबसे पहली ओनरशिप, ओनर्स के अंदर पहला प्यार किसको दिया जाता है, पहला प्यार मतलब पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है, पहले डिविडेंड दिया जाता है टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इसमें से रिड्यूस हो जाएगा क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट। और आप लोगों को पता है दैट प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड कैरीज अ फिक्स्ड प्रेफरेंस रेट, प्रेफरेंस डिविडेंड का एक फिक्स्ड रेट होता है, राइट। जैसे आप लोगों को पता होगा प्रेफरेंस डिविडेंड का नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, बचपन से हम बनाते आ रहे हैं बैलेंस शीट वगैरह, तो प्रेफरेंस डिविडेंड का नॉमेनक्लेचर ऐसा होता है 9% प्रेफरेंस शेयर्स ₹100 ईच, ठीक। 9% इज़ द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट, मतलब पक्का प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट जो हमारे को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 100 ईच रिप्रेजेंटिंग द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, वन इज द सेम थिंग, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, द पार वैल्यू, वन इज द सेम थिंग। इसके ऊपर भी हम बहुत गहरी डिस्कशन करेंगे बट इन द नेक्स्ट क्लास, आज इसी के साथ हमारी क्लास ओवर होगी। तो जस्ट एक बार के लिए इसको समझेंगे अबाउट द नॉमिनल वैल्यू, द पार वैल्यू एंड द फेस वैल्यू, वन इज़ द सेम थिंग। मार्केट में प्रेफरेंस शेयर का प्राइस चल रहा है, दिस इज़ द फेस वैल्यू। मैंने आपको कह दिया कि मार्केट में ये प्रेफरेंस शेयर है, इट इज़ ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ ₹50, दैट मीन्स दैट द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज हाउ मच, इट इज़ 150 इज़ द मार्केट प्राइस पर शेयर, 100 इज़ द फेस वैल्यू पर शेयर। तो अब मेरे को बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट कितनी होगी, 9% ₹100 का या 9% ₹150 का। अगर आप लोगों ने बोला 9% ₹150 का, तो बिल्कुल गलत है आप लोग। जो भी हमारी पेमेंट होती है, जो भी हमारा एक फिक्स्ड चार्ज होता है, इट इज़ एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर सिक्योरिटी, ठीक है, इट इज़ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर भी हमने वही बात लिखनी दैट इट इज़ चार्ज्ड as a certain percentage of the face value of the preference share। क्या सबको ये बातें समझ आई, होपफुली सबको ये बातें समझ आई, फॉर श्योर समझ आई, बहुत ही बढ़िया। हमने क्या कर दिया, अर्निंग्स के अंदर से प्रेफरेंस वालों का हिस्सा पता दे दिया। अब कौन रह गए, अब बचे इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर, या फिर अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर या फिर अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे पास बच गए। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम इस नेट इनकम। ध्यान देना, ऊपर हम पढ़ के आए थे नेट प्रॉफिट, नीचे हम पढ़ रहे हैं क्या, नेट इनकम। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ज़मीन आसमान का मतलब यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड। नेट प्रॉफिट और नेट इनकम में क्या फ़र्क है, प्रेफरेंस डिविडेंड का फ़र्क है, ठीक। तो यही हमने यहाँ पर बात की दैट ऊपर हमने पढ़ा था नेट प्रॉफिट, नीचे हमने पढ़ा नेट इनकम, दोनों में क्या है फ़र्क, राइट। हमारे पास अब क्या आ चुका है, अब हमारे पास आ चुका है क्या, हमारे पास आ चुकी हैं अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल या फिर अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे इक्विटी डिविडेंड। अगेन इक्विटी डिविडेंड इज चार्ज्ड एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी डिविडेंड इज चार्ज्ड एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू, द नॉमिनल वैल्यू और द पार वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स।
राइट। हमने सारा पैसा, जितने भी लोग थे, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स थे, हमने उनको सारों को पैसा बांट दिया। हमने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, हमने सरकार की पेमेंट कर दी, हमने डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया, हमने डेट कैपिटल को पे कर दिया, हमने सरकार को पे कर दिया, हमने सेकेंडरी ओनर्स को पे कर दिया, हमने प्राइमरी ओनर्स को पे कर दिया। फिर भी हमारे पास अगर कुछ पैसा बच गया, तो वो कहाँ चला गया? इट हैज़ बीन फ्लोड बैक टू द बिजनेस। वो वापस से बिजनेस में बांट दिया गया। वो क्या कर दिया गया? वो वापस से बिजनेस में डाल दिया गया, फ्लो बैक कर दिया गया। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द रिटेन्ड अर्निंग्स। अब जो हमारे पास पैसा बचा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है ना? तो इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारे पास कुछ पैसा बच जाए, इतना सारा खर्चा करने के बाद, इतनी सारी पेमेंट्स करने के बाद भी अगर हमारे पास कुछ पैसा बच जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। सो दिस इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल पर्पसेस। इसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल P&L कहते हैं। इसको हम प्यार से फाइनेंस का मास्टर फ्लो भी कह देते हैं। आइए एक बार इसको एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास क्या? सेल्स। सेल्स में से माइनस हो, सेल्स का दूसरा नाम इस टर्नओवर या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें से माइनस हो जाती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट गई, क्या बचा? टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस हुआ? टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हुई। टोटल कंट्रीब्यूशन में से जैसे ही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस हुई, हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया EBIT, PBIT, मेंट ऑफ जिंदगी जगाएंगे, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें से क्या माइनस हुआ? EBIT में से जब गया इंटरेस्ट क्या? तो हमारे पास बचा EBT ऑल्सो नोन एज PBT, मेंट ऑफ जिंदगी, प्री टैक्स प्रॉफिट। EBT में से क्या अब जाएगा टैक्स गया। EBT में से क्या बचा? PAT, EAT, नेट प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट। उसमें से माइनस हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। पैट में से क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बचा? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल या फिर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऑल्सो नोन एज नेट इनकम। माइनस हुआ उसमें से क्या? इक्विटी डिविडेंड इज चार्ज एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में से या फिर नेट इनकम में से जब माइनस हुआ इक्विटी डिविडेंड, क्या बचा हमारे पास? रिटेन्ड अर्निंग्स। जिसको ये समझ आ गया, जिसको ये याद हो गया, जिसको ये क्लियरली दिमाग से, दिल से, रूह से तैयार हो गया, उसके लिए पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा फाइनेंस पूरी उम्र के लिए आसान हो गया। राइट। तो आज हमने बहुत दिल दहला देने वाली, दिल चौंका देने वाली कुछ बातें करी। हमने बेसिक्स पढ़े अबाउट व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रिंसिपल फाइनेंस इज ऑल अबाउट। हमने सारी बातें करी। होपफुली सबको ये बातें क्लियर है। इन केस ऑफ एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क। जो मर्जी पूछो, जितनी मर्जी बार पूछो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना? तो एक बार इस वीडियो को देखेंगे पूरे दिल से, पूरी रीच से, पूरे रूह से। ठीक है, मिलेंगे हम फिर बहुत जल्दी, बहुत दिल से, इश्क मोहब्बत से। क्या बात है। तो सारे रखेंगे अपना ध्यान, अपने से ज़्यादा आसपास वालों का, बिकॉज यू गाइज रियली पोजेस अ डेंजर टू द सोसाइटी एज अ होल। क्या ही बात है। राइट। सो इसी के साथ करते हैं आज की क्लास की समाप्ति। मिलेंगे हम कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू वेरी सून। थैंक यू फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस। दिस वॉज Chetan Ranjan signing off from Advice Classes. Get wiser with advice.